Welcome to Basic English by Sharat Sapkal. लेक्चर नंबर 38 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और इसमें इंट्रोडक्टरी इट को हम सीखने का प्रयास करेंगे। इंट्रोडक्टरी इट या इट एज अ डमी सब्जेक्ट ये बहुत इस्तेमाल होता है और ये प्रोनाउन इट से फर्क है। प्रोनाउन इट का इस्तेमाल हमने पहले के लेक्चर्स में देखा है। इट एज अ प्रोनाउन बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, पेड़ पौधों के, पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए, यहां तक कि जो इन्फेंट चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए भी होता है। अगर हमें बताना नहीं है कि लड़का है या लड़की है तो हम उसे इट से संबोधित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ प्रेटी चाइल्ड या इट्स अ क्यूट चाइल्ड, इस प्रकार से हम किसी बच्चे को इट से संबोधित कर सकते हैं। बेजान चीजें हैं, जानवर है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई डॉग, इट्स नेम इज टॉमी, या इस प्रकार से, या इट इज अ पेन, या इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा हम दूसरी बेजान चीजों के लिए या नॉन ह्यूमन बीइंग्स के लिए इस्तेमाल इट का कर सकते हैं एज ए प्रोनाउन। लेकिन इसके अलावा इट का इस्तेमाल एक नकली सब्जेक्ट के रूप में या डमी सब्जेक्ट के रूप में और सेंटेंस को एक रवानी या एक फ्लो देने के लिए इट का इस्तेमाल बहुत व्यापक तरीके से इस्तेमाल होता है ये। और इसमें रियल सब्जेक्ट कुछ और होता है, लेकिन इट को बिगिनिंग में एक सब्जेक्ट के बतौर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग है। और ये हिंदी में जो सेंटेंसेस हम कहते हैं वैसे के वैसे ट्रांसलेट अंग्रेजी में नहीं होते हैं, उसमें इट को डालना ही होता है। और कैसे इट वहां इंट्रोड्यूस होता है उसे हम यहां डिस्कस करेंगे। इसकी जो फ्रेम है वो कुछ ऐसी है: इट, उसके बाद में कोई ना कोई वर्ब, उसके बाद में रियल सब्जेक्ट, और उसके बाद में अदर वर्ड्स जैसे कि आते हैं। कोई नाउन आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, आखिरी में एडवर्ब आ जाए, जो हमारी हमेशा की स्ट्रक्चर होती है अंग्रेजी सेंटेंस की वो। तो रियल सब्जेक्ट यानी एक्चुअल सब्जेक्ट इज समथिंग एल्स। लेकिन जैसा हमने देयर के सेंटेंसेस में देखा कि देयर का इस्तेमाल शुरू में करते हैं, हालांकि उस देयर का प्रयोग वहां के रूप में या एडवर्ब के रूप में नहीं होता है, वैसे ही यहां पर इट का इस्तेमाल एक प्रोनाउन के रूप में, सर्वनाम के रूप में नहीं होता है। तो ये कहां कहां इस्तेमाल होता है इसकी हम थोड़ी सी पड़ताल करेंगे। सबसे पहले तो डेट्स और टाइम ये दिखाने के लिए हम इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम करीब करीब 1 बजा है, तकरीबन 1 बजा है, लगभग 1 बजा है, ऐसा अगर हमें कहना है तो हम सीधा सीधा हिंदी में कहते हैं कि लगभग 1 बजा है। लेकिन अंग्रेजी में हमें बोलना होता है इट इज नियरली 1 o'clock, इट्स नियरली 1 o'clock, या इट इज नियरली 1 o'clock। इट इज माई बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है, तो टुडे इज माई बर्थडे की जगह इट्स माई बर्थडे टुडे ऐसा भी कर सकते हो, या इट्स माई बर्थडे। इट्स माई बर्थडे यानी ये मेरा जन्मदिन है ऐसा नहीं होता है। माने होते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है। कुछ आपके घर में सेलिब्रेशन हो रहा है, दोस्तों ने पूछा कि क्या बात है भाई, इट्स माई बर्थडे, इट्स संडे, आज रविवार है, इसका ट्रांसलेशन होता है इट्स संडे। यह रविवार है ऐसा बोलने की जरूरत नहीं, आज संडे है, टुडे इज संडे ऐसा भी कह सकते हो, या इट इज संडे टुडे ऐसा ज्यादा उचित है कहना, या इट इज संडे ऐसा भी अगर आप कहते हैं, तो ये अंग्रेजी में इट का इस्तेमाल। नाउ एक्चुअल सब्जेक्ट इज संडे, बात बर्थडे के बारे में हो रही है, 1 o'clock की हो रही है, संडे की हो रही है, लेकिन रविवार है ऐसा, आज कौन सा दिन है, तो हम हिंदी में कह सकते हैं रविवार है। लेकिन अंग्रेजी में हम नहीं कह सकते कि व्हाट इज द डे टुडे, तो किसी ने पूछा और हमने कह दिया कि भाई संडे इज, रविवार है, संडे इज, ऐसा नहीं कह सकते। हमें कहना पड़ेगा इट्स संडे।
उसके बाद में किसी को कहना है कि 7 बजे है, मतलब जिस समय पूछा जा रहा है उस समय 7 बजे है, अभी 7 बजे है, तो इट्स 7 o'clock, इट्स 7 o'clock या इट इज 7 o'clock, इट इज 8 o'clock बाय माई वॉच, बाय माई वॉच, इन माई वॉच नहीं होता है कि भाई मेरी घड़ी में 8 बजे है। ऐसा कहने के लिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि इट इज 8 o'clock इन माई वॉच, नहीं, बाय माई वॉच। ये कुछ प्रीपोजिशंस के अलग अलग इस्तेमाल है और इन्हें अनफॉर्चुनेटली रटना ही होता है क्योंकि यहाँ कोई लॉजिक नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल कहना है कि आज बहुत ठंड है, तो इट इज वेरी कोल्ड टुडे। तो इस ढंग से टुडे इज वेरी कोल्ड ऐसा कहने की बजाय इट इज वेरी कोल्ड टुडे, इसमें आप देखिए कि एक सेंटेंस बनाने में या बोलने में एक फ्लो आता है। उसी प्रकार मौसम बताने के लिए, वेदर के लिए, भाई क्या हाल है, वहां पर बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है आप रेन इज फॉलिंग भी बोल सकते हो, लेकिन दैट इज वेरी अनयूजुअल। हम इसको कहते हैं इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही, इट इज रेनिंग का मतलब यह बारिश हो रही ऐसा कुछ नहीं होता है। इट का इस्तेमाल यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में नहीं है। रेनिंग मतलब बारिश हो रही है और इट्स रेनिंग मतलब ये देख लीजिए कि अभी बारिश हो रही है, ऐसा कुछ आप कह सकते हो। बारिश हो रही है के लिए हम रेनिंग ऐसा अकेला वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कहेंगे इट्स रेनिंग। जो बारीक बर्फ गिरती है, स्नो गिरती है, उसको बोलते हैं इट्स स्नोइंग भी कह सकते। इट्स ए लवली डे, आज का दिन बहुत सुंदर है, ये इट्स आज का ऐसे संदर्भ में इस्तेमाल हो रहा है। इट्स ए लवली डे, इट्स गेटिंग कोल्ड, ठंड बढ़ रही है, या इट इज गेटिंग कोल्ड यानी ठंडा हो रहा है कोई चीज। मान लीजिए हम कहें कि चाय ठंडी हो रही है, तो हो रही है इसके लिए गेटिंग का इस्तेमाल होता है, टी इज गेटिंग कोल्ड। इट वॉज फाइन, इट वॉज फाइन यानी बहुत बढ़िया, इट वॉज फाइन वेदर दैट डे, यानी उस दिन मौसम अच्छा था, उस दिन मौसम अच्छा था। द वेदर दैट डे वॉज वेरी फाइन वगैरह ऐसा लंबा कुछ कहने की बजाय इट वॉज अ फाइन वेदर दैट डे, यानी उस दिन अच्छा मौसम था। उसके बाद किसी प्लेस के बारे में अगर हमको कोई ओपिनियन या अपनी राय देनी है तो हम ये कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इट्स वेरी कोल्ड हियर, यहां बहुत ठंडा है, इट इज वेरी कोल्ड हियर। इट विल बी नाइस व्हेन वी गेट देयर, या व्हेन वी गेट होम। व्हेन वी गेट होम, टू गेट समवेयर मीन्स टू रीच समवेयर। गेट का इस्तेमाल बहुत बड़ा है और उसको हम बाद में अलग से डिस्कस करेंगे। टू गेट होम का माने है घर पहुंचना, तो इट विल बी नाइस व्हेन वी गेट होम, इट विल बी नाइस, बढ़िया होगा, अच्छा लगेगा हमको। तो इसका मतलब ये ही है कि जब हम घर पहुंचेंगे तो अच्छा लगेगा। इट्स वेरी कंफर्टेबल इन माई न्यू अपार्टमेंट, कि मेरे अपार्टमेंट में, नए अपार्टमेंट में रहना बहुत आरामदायक है। इट का इस्तेमाल यहां देखिए, इट का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ये लैंग्वेज के फ्लो के लिए जरूरी। कई बार रेट बताने के लिए किसी चीज का, प्राइस बताने के लिए, क्वांटिटी कितनी है बताने के लिए, अंतर कितना है, डिस्टेंस कितना है, ये बताने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट इज 10 रुपीज अ किलो, इट इज 10 रुपीज अ किलो मतलब यह 10 रुपए प्रति किलो है। कोई चीज का क्या दाम है तो हम ये कह सकते हैं इट्स 10 रुपीज पर किलो। इट इज 15 किलोमीटर, किसी ने पूछा यहाँ से कोराड़ी कितनी दूर है, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज 15 किलोमीटर्स। नाउ दिस इट रेफर्स टू द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को बता रहा है और यहां पर भी हम इसका इस्तेमाल ऐसा कर सकते हैं। इट कॉस्ट 100 रुपीज, यानी इसकी कीमत 100 रुपए है। इट कॉस्ट, पर्टिकुलर चीज की कीमत 100 रुपए है बोलने के लिए हमको कहना पड़ेगा कि इट कॉस्ट 100 रुपीज, इट कॉस्ट 10 रुपीज, इस प्रकार से। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग इस्तेमाल इसका है सेकंड नंबर का, जब कोई इंफिनिटिव फ्रेज रियल सब्जेक्ट होती है तो। इंफिनिटिव फ्रेज से यहां तात्पर्य है टू इंफिनिटिव वाली। तो टू इंफिनिटिव यानी जैसे कि टू गो, टू सिंग, टू डांस, टू प्ले, खेलना कूदना, टू स्लीप यानी सोना, ना लग गया इधर टू लग गया, तो सोना बोलना है तो
टू स्लीप, खेलना ऐसा बोलना है टू प्ले, जाना टू गो। अब ये क्रियाओं के एक प्रकार से नाम है, तो ये एक वर्बल नाउन भी कहलाता है। अब जब वर्बल नाउन, क्योंकि नाउन सब्जेक्ट बन सकता है तो वर्बल नाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टू प्ले इन द गार्डन इज एडवाइजेबल, ऐसा हमें कहना है कि गार्डन में खेलना एडवाइजेबल है, ठीक है, अच्छा है। टू मूव अलोन इन डार्क इज नॉट गुड, अंधेरे में घूमना फिरना ठीक नहीं है। तो ये जैसा सेंटेंस है, इसमें हमने टू इन्फिनिटिव को सब्जेक्ट बना दिया और टू को शुरू में लिख दिया कि भाई टू गो अलोन एट दिस प्लेस, एट दैट प्लेस इज नॉट एडवाइजेबल, ऐसा हम कह सकते हैं, वहां अकेले जाना ठीक नहीं है। अब इसी सेंटेंस को हम जो टू इन्फिनिटिव है या टू के साथ जो वर्ब लगा है, वीवन लगा है, उसे दूसरी जगह रख करके इट से उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये जो इट है, ये उस जो इन्फिनिटिव फ्रेज है विच इज अ रियल सब्जेक्ट, उसकी जगह पर आया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट योर एडवाइस। अब हम ये भी कह सकते हैं कि टू एक्सेप्ट योर एडवाइस यानी तुम्हारी सलाह मानना। टू एक्सेप्ट व्हाट, क्योंकि एक्सेप्ट एक ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद में कुछ ना कुछ देना होगा। टू एक्सेप्ट योर एडवाइस, तुम्हारी सलाह मानना। टू एक्सेप्ट यानी मानना, और क्या मानना भाई? तुम्हारी एडवाइस, योर एडवाइस। टू एक्सेप्ट योर एडवाइस इज डिफिकल्ट, ये हम कह सकते हैं कि आपकी सलाह मानना मुश्किल है। लेकिन टू एक्सेप्ट योर एडवाइस इज डिफिकल्ट ऐसा कहने की बजाय हम ये कहते हैं जनरली, विच इज मोर नेचुरल, कि इट इज डिफिकल्ट। व्हाट इज डिफिकल्ट? समथिंग इज डिफिकल्ट जो बाद में आएगा। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट योर एडवाइस। अब ये टू एक्सेप्ट योर एडवाइस, ये रियल सब्जेक्ट है, ये असली सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है इट। ये इट उस रियल सब्जेक्ट के लिए इधर पहले आया है, और रियल सब्जेक्ट इज समवेयर एल्स। इस चीज को समझना जरूरी है। तो इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट योर एडवाइस, इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड हिज मोटिव, इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड हिज मोटिव, यानी उसके उद्देश्य को या उसके मकसद को समझना आसान नहीं है। इट कुड बी डेंजरस, इट कुड बी डेंजरस, ये खतरनाक हो सकता है। इट कुड बी डेंजरस टू ड्राइव सो फास्ट, इतना तेज गाड़ी चलाना खतरनाक हो सकता है। टू लर्न इंग्लिश इज इजी, अब ये कह सकते हैं कि टू लर्न इंग्लिश इज इजी, यानी अंग्रेजी सीखना आसान है। लेकिन इससे हम बोलने के लिए ये भी कह सकते हैं कि इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश, ये बेहतर तरीका है। इससे आपके वाक्य में एक प्रकार की गति आती है। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पोएम इज नॉट इजी, इस कविता का अर्थ जानना आसान नहीं है, ये भी कह सकते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पोएम, इट विल बी बेटर टू कंसल्ट ए डॉक्टर। कोई भी टेंस हो, टू कंसल्ट ए डॉक्टर इट इज द मेन सब्जेक्ट, और वो बेहतर है। डॉक्टर को कंसल्ट करना, डॉक्टर का परामर्श लेना बेहतर है। तो यहां पर भी इट का इस्तेमाल ऐसा शुरू में एज ए डमी या नकली सब्जेक्ट के रूप में होता है, और इस इट का कोई अर्थ नहीं होता है, इसका कोई ट्रांसलेशन ही नहीं होता है। इस चीज को समझ लेना जरूरी है। इट इज डेंजरस टू टच लाइव वायर, लाइव वायर यानी जिसके अंदर से बिजली प्रवाहित हो रही है, तो ऐसे तार को छूना खतरनाक तो है, तो जिंदा तार को छूना खतरनाक है। इट इज डेंजरस टू, ये भी कह सकते हैं कि टू टच लाइव वायर इज डेंजरस, लेकिन बेहतर तरीका है इट इज डेंजरस टू टच लाइव वायर। इट इज काइंड ऑफ यू, इट इज काइंड ऑफ यू यानी आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद है या आपकी बड़ी मेहरबानी है, इस प्रकार से। इट इज काइंड ऑफ यू टू हेल्प अस, हमारी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद, या आपका हमें मदद करना ये बड़ी हमारे ऊपर कृपा है। इट वॉज फुलिश ऑफ मिस्टर राम, इट वॉज फुलिश ऑफ मिस्टर राम, इसके माने हैं कि ये राम के लिए कोई चीज बेवकूफी भरी थी। इट वॉज फुलिश ऑफ राम टू एक्सेप्ट द जॉब, यानी इस नौकरी का स्वीकार करना राम के लिए एक मूर्खता भरी एक्शन थी। ये कहने के लिए हम ये कह सकते हैं इट वॉज फुलिश ऑफ राम।
अगर उसकी समझदारी की बात होती तो इट वॉज वाइज ऑफ राम, ऐसा कह सकते। तो ये इस चीज को थोड़ा सा समझना है। टू क्रिटिसाइज अदर्स इज बैड, टू क्रिटिसाइज अदर्स इज बैड, दूसरों की आलोचना करना अच्छा नहीं है, गलत है। इसे कहने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज बैड टू क्रिटिसाइज अदर्स, इट इज बैड टू क्रिटिसाइज अदर्स इज मोर कॉमन एंड मोर एक्सेप्टेबल। कई बार कोई ओपिनियन हम देते हैं कि ऐसा अच्छा रहेगा, ऐसा ठीक है, ऐसा ठीक नहीं है, और उसके बाद में कोई टू इन्फिनिटिव फॉलो करता है, उसके बाद में कोई टू इन्फिनिटिव आता है। जैसे कि ये सेंटेंस है, इट इज नाइस टू मीट यू, इट इज नाइस, ये बेहतर है, अच्छा है तुमसे मिलना। इट इज नाइस टू मीट यू, या तुमसे मिलकर अच्छा लगा, ये भी हम कह सकते हैं, इट्स नाइस टू मीट यू, या सिंपली हम कहते हैं नाइस टू मीट यू। तो इट्स प्रॉपर टू टेक हिज एडवाइस, इट्स नॉट गुड टू गो देयर, इट इज बेटर टू कंसल्ट ए डॉक्टर। इस प्रकार के जो होते हैं वो भी इसी में कई बार एक एडवाइस के रूप में, ओपिनियन के रूप में कुछ आता है, उसके बाद में ये आता है टू इन्फिनिटिव, एक रियल सब्जेक्ट होता है। यानी टू मीट यू इज नाइस, ऐसा इसका माने है। इट विल बी ग्रेट टू गो ऑन हॉलीडे, इट विल बी ग्रेट टू गो ऑन हॉलीडे, यानी छुट्टियों पर जाना बहुत अच्छा रहेगा, इट विल बी ग्रेट। अंततः आपके भाई से मिलना दिलचस्प रहा, इट वॉज, रहा, इट वॉज इंटरेस्टिंग टू मीट योर ब्रदर एट लास्ट, अंत में, आखिर में आपके भाई से मिलना बेहतर रहा, अच्छा रहा। कई बार देखिए जिरेंडियल फ्रेज जो होती है, जिरेंड के माने ये है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो नाउन जैसा काम कर रही है। जैसे खेलना, खेलना क्रिया का नाम है जिसको अंग्रेजी में प्लेइंग कहते हैं। स्लीपिंग यानी सोना, तो सोना भी क्रिया का नाम है, दैट्स व्हाई सोना इज ऑल्सो नाउन और स्लीपिंग इज ऑल्सो नाउन, टॉकिंग इज ऑल्सो नाउन, गोइंग इज ऑल्सो नाउन। तो ये सब क्रियाओं के नाम है। नाम किसी भी चीज का होता है तो वो नाउन में शुमार होता है। जैसे देखिए, योर ट्राइंग टू बी फूल अस इज यूजलेस, योर तुम्हारा, तुम्हारा हमें मूर्ख बनाने की कोशिश करना बेकार है। यहां ध्यान में रखना है कि ये योर ट्राइंग टू बी फूल अस, योर गोइंग देयर इज ऑफ नो यूज, योर कमिंग टू माई प्लेस एट दिस टाइम इज नॉट गुड, कुछ भी आप कह सकते हैं कि तुम्हारा ऐसा ऐसा करना या उसका ऐसा ऐसा करना, ही इज एडवाइजिंग मी ऑन दिस मैटर इज नॉट एक्सेप्टेबल, लाइक दिस, किसी भी प्रकार के सेंटेंसेस हो सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान में रखना है कि योर ट्राइंग, ट्राइंग ये नाउन है और योर, योर ये क्वालिफाइंग वर्ड है, एक एडजेक्टिव है। तुम्हारा हमसे ऐसा कहना या हमारा वहां जाना मुनासिब नहीं है, आर गोइंग देयर इज नॉट प्रॉपर, इस प्रकार से बात कर सकते हैं। तो योर ट्राइंग टू बी फूल अस इज यूजलेस, यानी तुम्हारा हमें मूर्ख बनाने की कोशिश करना बेकार है। इट्स यूजलेस यू आर ट्राइंग टू डिसीव अस, ऐसा भी आप कह सकते हैं। इट इज सिली ट्राइंग अगेन एंड अगेन, इट इज सिली, व्हाट इज सिली, ट्राइंग अगेन एंड अगेन, बार बार कोशिश करना, ये बेवकूफ़ी है। इट वॉज नो फन वर्किंग इन दोज कंडीशंस, यानी उन हालात में काम करना ये कोई मजे वाली बात नहीं थी, ये कोई अच्छी बात नहीं थी। लाइक दिस, इट इज नो यूज माई टॉकिंग टू यू, माई टॉकिंग टू यू मतलब मेरा आपसे बात करना किसी काम का नहीं है, बेकार है। इट वॉज नो यूज वरिंग अबाउट इट, उसके बारे में चिंता करना। देखिए इसमें चिंता करना, वरिंग, दिस इज द रियल सब्जेक्ट, लेकिन इसको एक फोर्स देने के लिए हमने इट का इस्तेमाल शुरुआत में किया। इट्स नो यूज, वरिंग अबाउट इट इज नो यूज, ऐसा बोलने की बजाय विच इज वेरी अनयूजुअल, हम कहते हैं इट इज नो यूज वरिंग अबाउट इट, यानी इसके बारे में चिंता करना व्यर्थ है, नो यूज है। इट इज नो यूज ट्राइंग टू कन्विंस हर, अगेन यहां पर भी देखिए ट्राइंग टू कन्विंस हर इज द मेन सब्जेक्ट, उसको कन्विंस करने की कोशिश करना किसी फायदे का नहीं है, नो यूज, इट्स नो यूज ट्राइंग टू कन्विंस हर। इस प्रकार की सेंटेंस, इट इज नो यूज गोइंग देयर,
वहां जाने का कोई मतलब नहीं है या वहां जाने का कोई अर्थ नहीं है। नो, इट्स नो यूज गोइंग देयर, इट्स नो फन हैविंग सो मेनी चिल्ड्रन टू लुक आफ्टर। यानी ढेर सारे बच्चे पैदा करना जिनकी हमें देखभाल करनी पड़ती है, ये कोई बढ़िया बात नहीं है, मजेदार बात नहीं है। इट वोंट बी एनी गुड, फ्यूचर टेंस की बात है, इट विल नॉट बी एनी गुड फॉर मी टू टॉक टू हिम अबाउट इट। मेरे लिए बेहतर नहीं होगा उससे बात करना इस बारे में। इट वोंट बी एनी गुड लाइक दिस। तो ऐसे प्रकार के सेंटेंस हम इसमें, इस टेंस में, इस जिरेंडियल फ्रेज के लिए भी इट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, जिसमें जिरेंडियल फ्रेज यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है वो रियल सब्जेक्ट होता है। अभी देखिए, ओपिनियन देने के समय में भी आप जिरेंडियल फ्रेज को इसके पीछे आ सकती है। जैसे इट इज ग्रेट लिविंग इन स्पेन। व्हाट इज ग्रेट? लिविंग इन स्पेन। स्पेन में रहना ये बड़ा अच्छा है या अच्छा माना जाता है। लाइक दिस, इट्स ग्रेट। इट्स ऑफुल ड्राइविंग इन दिस हेवी ट्रैफिक। यानी इस भारी ट्रैफिक में गाड़ी चलाना बहुत बुरा है। ऑफुल यानी जिसका उल्टा होता है ऑसम। ऑसम यानी अच्छा और ऑफुल यानी खराब या जिसका बुरा अनुभव आता है। इट कैन बी हार्ड वर्क लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रन। इट कैन बी हार्ड वर्क। हार्ड वर्क यानी बड़ा मुसीबत का काम है, बड़ा कठिन काम है। इट कैन बी हार्ड वर्क लुकिंग आफ्टर योर चिल्ड्रन। टू लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। तो यंग चिल्ड्रन या छोटे बच्चों की देखभाल करना ये बड़ा कठिन काम है। कभी कभी एक क्लॉज रियल सब्जेक्ट होता है, फिर भी इट का इस्तेमाल एक डमी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। नाउ व्हाट इज क्लॉज? देखिए, क्लॉज एक छोटा सा सेंटेंस ही है, लेकिन इसके अंदर सेंटेंस की कुछ खूबियां मौजूद नहीं रहती। इसमें वर्ब रहता है इसलिए यह सेंटेंस है, एक फाइनाइट वर्ब होता है इसलिए एक सेंटेंस है, लेकिन इसके पीछे फुल स्टॉप नहीं रहता। इसकी शुरुआत आई के अलावा किसी दूसरे कैपिटल लेटर से नहीं होती है। इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आता है एंड सो ऑन। तो इस प्रकार का ये कुछ अधूरा सा मीनिंग लेकर के रहता है जो किसी ना किसी दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे देखिए, दैट ही इज अ फूल इज नोन टू ऑल। अब समथिंग इज नोन टू ऑल, दैट ही इज अ फूल, कि वह मूर्ख है, ये सबको पता है। तो देखिए, दैट ही इज अ फूल ये अपने आप में एक सेंटेंस जैसा लगता है। ही इज ए फूल ये एक सेंटेंस है, लेकिन चूंकि दैट लग गया, एक कंजंक्शन लग गया उसके साथ, तो दैट ही इज ए फूल इज नोन टू ऑल। तो ये एक क्लॉज जो है वो भी एक सब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ पर एक नाउन क्लॉज कहलाता है ये, कि वह बेवकूफ है ये सबको पता है। तो यहाँ पर भी हम इस क्लॉज की जगह इट लगा करके क्लॉज को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे इट इज नोन टू ऑल दैट ही इज अ फूल, ये सेंटेंस बोलना ज्यादा पसंद किया जाता है और ये ज्यादा व्यापक इस्तेमाल होता है। इट डज नॉट मैटर वेदर ही फेवर्स मी और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, वेदर ही फेवर्स मी और नॉट डज नॉट मैटर, ऐसा भी आप कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है इट डज नॉट मैटर वेदर ही फेवर्स मी और नॉट। यानी वो मेरी मदद करता है कि नहीं, मेरा पक्ष लेता है कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डज नॉट मैटर, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई खास महत्व नहीं है। इट्स अनलाइकली दैट मोहन विल पास। अब देखिए, इसमें इट इज अनलाइकली अबाउट समथिंग, कुछ होने की संभावना नहीं है। दैट मोहन विल पास ये रियल सब्जेक्ट है, कि मोहन पास होगा। अब देखिए, इसमें की वगैरह जो शुरू में लग गया ना, इसीलिए ये अधूरा है। मोहन विल पास ऐसा अगर होता तो एक सेंटेंस मुकम्मल हो जाता, लेकिन कि मोहन पास होगा ये अनलाइकली है, ये असंभव सा है, मुश्किल है, ऐसा बोलने के लिए सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है। और रियल सब्जेक्ट है मोहन, दैट मोहन विल पास, बट डमी सब्जेक्ट इट का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। इट इज अनलाइकली दैट मोहन विल पास, ये संभव नहीं है कि मोहन पास हो जाए। लाइक दिस, इट सीम्स स्ट्रेंज दैट ही वॉज नॉट एक्सपेल्ड फ्रॉम पार्टी, कि उसे पार्टी से नहीं निकाला गया ये बड़ा अजीब लगता है, उसको पार्टी से नहीं निष्कासित किया है। इट्स ट्रू दैट ही वॉज वंस अ टेररिस्ट, ये सही है कि वह एक समय पर आतंकवादी था, किसी समय पर कभी वो आतंकवादी था। तो ये सेंटेंसेस में ये क्लॉज जो है वो रियल सब्जेक्ट है और उसकी जगह हमने इट का शुरुआत में इस्तेमाल किया गया। तो हम ये भी कह सकते थे
कि दैट ही वॉज वंस अ टेररिस्ट इज ट्रू। हम इसकी जगह पर ज़्यादा फ्लो में बात करना है, ज़्यादा स्पीड से बात करना है या ज़्यादा ग्रामेटिकली करेक्ट होना है, तो इट इज़ ट्रू दैट ही वॉज वंस अ टेररिस्ट। ये सारी बातें अभ्यास से आती है। जितना हमारा वास्ता पड़ता है किसी भाषा के साथ, उनके वाक्यों के साथ, उसके साहित्य के साथ, वैसा वैसा इसकी समझ हमारी बढ़ती है। इट डज नॉट मैटर वेदर इट रेन्स और नॉट। अब देखिए, अगर अगेन यहां पर वेदर इट रेन्स और नॉट, दिस इज द रियल सब्जेक्ट, लेकिन इट उसकी जगह आया। वेदर इट रेन्स और नॉट डज नॉट मैटर, ऐसा भी हम कह सकते थे, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट हमने कहा इट डज नॉट मैटर वेदर इट रेन्स और नॉट। तो ये एक्चुअली रियल सब्जेक्ट यहां आ गया है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बारिश होती है या नहीं। ऐसे प्रकार के सेंटेंसेस हम इट का इस्तेमाल शुरुआत में करके कर सकते हैं। यहां पर एक बात कही गई है कि किसी नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसिस देना हो, यानी उस पर जोर देना हो, तो इट का एज ए प्रोविजनल सब्जेक्ट कैसे इस्तेमाल होता है उसका हम यहां जायजा लेंगे। इसमें वही फॉर्मूला है कि इट, उसके बाद में बी आता है, प्लस रियल सब्जेक्ट आता है, फिर हु आता है, और उसके बाद में वर्ब आता है। इट के बाद जो वर्ब आता है वो टू बी की शक्ल होती है उसकी। टू बी यानी इज, एम, आर, वॉज, वर वगैरह। तो सबसे पहले इट, उसके बाद में वर्ब बी के रूप में इज, एम, आर, वॉज, वर, ऐसे टाइप का एक वर्ब आता है, फिर रियल सब्जेक्ट, और उसके बाद हु आएगा, और उसके बाद में वर्ब आएगा, और फिर अदर वर्ड्स आएंगे। इस हु के बाद जो वर्ब आता है ये जो रियल सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार होता है। वो प्लूरल हो तो ये वर्ब उसी के अनुसार प्लूरल रहेगा, एंड सो ऑन। जैसे देखिए, इट वॉज माई ब्रदर हु डिसीव्ड मी। अब ये पास्ट टेंस की बात है, तो हु डिसीव्ड मी। अगर प्रेजेंट टेंस की बात होती तो हम कहते हु डिसीव्स मी, लाइक दिस। तो इट वॉज माई ब्रदर, वो मेरा भाई था। हम इसको हिंदी में जनरली कहते हैं मेरा भाई ही था, या मेरा भाई था, वो मेरा भाई था, या यह मेरा भाई ही था जिसने मुझे धोखा दिया। अब यहां पर उस ब्रदर के ऊपर से एक प्रकार का एम्फेसिस दिया जा रहा है, उसको पिन पॉइंट किया जा रहा है, तो इसलिए यहां इसका इस्तेमाल हुआ। इट इज यू फ्रॉम हुम आई एक्सपेक्ट हेल्प। इट इज यू यानी तुम ही हो, या ये तुम हो, या वो तुम हो जिससे मुझे मदद की उम्मीद है। फ्रॉम हुम यानी जिससे, आई एक्सपेक्ट हेल्प, जिससे मुझे आशा है मदद की। इट वॉज राम हु ब्रोक द ग्लास। इट वॉज राम हु ब्रोक द ग्लास, और राम ब्रोक द ग्लास में थोड़ा फर्क है। राम ब्रोक द ग्लास ये एक सिंपल टाइप का सेंटेंस है, लेकिन अगर हम कहते हैं इट वॉज राम हु ब्रोक द ग्लास, मतलब राम ही था, कोई और नहीं था, राम ने ही ग्लास तोड़ा। इट इज दीज बॉयज हु हैड ब्रोकन द ग्लास। अब देखिए, सब्जेक्ट है बॉयज, लेकिन इसके लिए जो प्रोविजनल सब्जेक्ट लगा है, जो डमी सब्जेक्ट लगा है, वह इट ही लगा है, कोई दे वगैरह नहीं लगा, बिकॉज इट जो है यहां पर ये प्रोनाउन नहीं है। इट इज दीज बॉयज, दे आर दीज बॉयज ऐसा नहीं होगा। इट इज दीज बॉयज हु हैड ब्रोकन द ग्लास। बहुत से बच्चों ने ग्लास तोड़ा है, तो हम ये कह रहे हैं इट इज दीज बॉयज, इट इज दीज गर्ल्स, इट इज दीज लीडर्स हु प्रॉमिस अस, लाइक दिस। तो इट इज दीज बॉयज हु हैड ब्रोकन द ग्लास, ये वही लड़के हैं जिन्होंने ग्लास तोड़ा था। हैड ब्रोकन तो पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। ये वही लड़के हैं जिन्होंने ग्लास तोड़ा था या कांच तोड़ा था। इट वॉज शिमला। अब ये शिमला जो है एक प्लेस का नाम है। इट वॉज शिमला वेयर एग्रीमेंट वॉज साइंड। शिमला वह जगह थी, या वह शिमला था जहां समझौता साइन किया गया था। दे हेल्प मी, ऐसा कहने की बजाय हम कहते हैं इट इज दे हु हेल्प मी। दोनों सेंटेंस में एक ही फर्क है कि यहां पर दूसरे सेंटेंस में दे को जोर देने के लिए हमने इट इज दे, वो थे या वे ही थे जिन्होंने हमारी मदद की थी, या हु हेल्प मी यानी जो हमारी मदद करते हैं। अब देखिए, ये हेल्प वगैरह जो शब्द लगाए ये दे के हिसाब से, ये किसके लिए प्लूरल है, तो दे के लिए हेल्प आ गया। अगर ही होता तो
इट इज ही हु हेल्प्स मी, ऐसा होता है, लाइक दिस। तो वे है जो मेरी मदद करते हैं। इस प्रकार की जो रचना होती है, यहां पर एम्फेसिस देने के लिए भी इट का इस्तेमाल किया जाता है। इट का इस्तेमाल एज अ प्रिपरेटरी ऑब्जेक्ट होता है जब वो ऑब्जेक्ट टू इन्फिनिटिव का हो। देखिए, इसको थोड़ा समझने की बात है। टू इन्फिनिटिव भी एक फॉर्म ऑफ वर्ब है और वो वर्ब की प्रकृति लेकर रहता है, इसलिए उसको भी ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे देखिए, वी कंसिडर इट डेंजरस टू फ्लाई ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। अब व्हाट इज डेंजरस? डेंजरस, वी कंसिडर इट डेंजरस, हम इसे खतरनाक समझते हैं। किसे खतरनाक समझते हैं? टू फ्लाई ड्यूरिंग ए स्टॉर्म। टू फ्लाई ड्यूरिंग ए स्टॉर्म यानी तूफान के समय उड़ान भरना या उड़ना, इसे हम डेंजरस समझते। तो रियल सब्जेक्ट इज टू फ्लाई ड्यूरिंग ए स्टॉर्म है और उसको डमी सब्जेक्ट लग गया इट। वी कंसिडर टू फ्लाई ड्यूरिंग ए स्टॉर्म डेंजरस, ऐसा बोलना ज्यादा प्रचलित नहीं है और थोड़ा सा अटपटा लगता है। इसलिए एक प्रोविजनल सब्जेक्ट जो सेंटेंस को एक फ्लो देने के लिए, वी कंसिडर व्हाट एज डेंजरस, वी कंसिडर इट डेंजरस टू फ्लाई ड्यूरिंग ए स्टॉर्म। अब यहां पर देखिए, टू फ्लाई ड्यूरिंग ए स्टॉर्म, ये पूरा के पूरा एक ऑब्जेक्ट है। व्हाट वी कंसिडर, वी कंसिडर, ये कंसिडर एक ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वो ऑब्जेक्ट है टू फ्लाई ड्यूरिंग ए स्टॉर्म डेंजरस। ही मेड इट क्लियर व्हाट ही वांटेड, ही मेड इट क्लियर व्हाट ही वांटेड। इट, ये व्हाट ही वांटेड, ये इस फ्रेज के लिए या इस समझ लीजिए कि क्लॉज के लिए आया है। व्हाट ही वांटेड, वो जो चाहता था या क्या वो चाहता था, लाइक दिस। ही मेड इट क्लियर, उसने साफ कर दिया कि वो क्या चाहता था, इस हिसाब से। डोंट यू थिंक इट डेंजरस टू स्विम इन दीज रफ वाटर्स। रफ वाटर यानी उथल पुथल भरे पानी को कहा जाता है जब कई बार तूफान आता है पानी के अंदर, समुद्र में खास करके। तो डोंट यू थिंक इट डेंजरस, ये इट काय के लिए लगा है? टू स्विम इन दीज रफ वाटर्स, ऐसे खतरनाक पानी में तैरना। क्या आप इसको खतरनाक नहीं समझते, ऐसे रफ वाटर में तैरना? इट का इस्तेमाल क्वेश्चन में भी होता है, जैसे हु वॉज इट दैट ब्रोक द ग्लास, वाई इज इट ही इज एब्सेंट। अब देखिए, ये सेंटेंसेस कुछ इंटरेस्टिंग है। कौन था जिसने ग्लास तोड़ा? तो हु ब्रोक द ग्लास भी कह सकते हो, लेकिन थोड़ी सी यहां पर एक इम्फेसिस वाली बात है और फिर इसलिए हमको यहां देना पड़ता है हु वॉज इट, कौन था, दैट ब्रोक द ग्लास, हु वॉज इट दैट ब्रोक द ग्लास, यानी किसने ग्लास तोड़ा या कौन था जिसने ग्लास तोड़ा, इस प्रकार से। वाई इज इट ही इज एब्सेंट, वाई इज इट, कैसे, क्या, क्यों, इसको बोलने के लिए थोड़ा सा इसको एम्फेसिस देने के लिए वाई इज इट ही इज एब्सेंट। इट इज बिकॉज ही इज इल दैट ही इज एब्सेंट। उत्तर इसका दिया है क्योंकि वह बीमार था इसलिए वह अनुपस्थित था, एंड सो ऑन। कई शब्द होते हैं जैसे appear, seem, look, ये कुछ ऐसे वर्ब है जिनके बाद में कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट आता है, लिंकिंग वर्ब की श्रेणी में आते हैं ये। तो इनके साथ में जब सब्जेक्ट एक इन्फिनिटिव फ्रेज होती है, तो जिसके अंदर जीरेंड या कोई क्लॉज भी शामिल हो सकता है, तो ऐसे इसमें हम इट का इस्तेमाल करते हैं एज अ प्रिपरेटरी सब्जेक्ट। इट सीम्ड, समथिंग सीम्ड स्ट्रेंज, कुछ तो भी हमें स्ट्रेंज लगा, कुछ अजीब सा लगा। इट सीम स्ट्रेंज टू सी हिम देयर। टू सी हिम देयर, ये एक रियल सब्जेक्ट है और ये एक इन्फिनिटिव फ्रेज से बना है। देखिए, टू सी यानी देखना, टू सी हिम देयर यानी उसे वहां देखना, जाहिर है हमारे द्वारा उसे वहां देखना होगा। तो इट सीम्ड स्ट्रेंज टू सी हिम देयर, यानी उसे वहां देखना या वहां उसे देखना अजीब लग रहा था। सीम्ड बोला है तो पास्ट टेंस की बात हो गई, अजीब लगा या अजीब लग रहा था।
इट सीम्स दैट ही फॉरगॉट टू बाय द टिकट। लगता है, ऐसा लगता है, इट सीम्स दैट ही फॉरगॉट टू बाय द टिकट, यानी लगता है उसने टिकट खरीदना भूल गया या वो टिकट खरीदना भूल गया। इट अपीयर्ड अनवाइज टू ऑफेंड हिम। व्हाट अपीयर्ड? इट अपीयर्ड अनवाइज टू ऑफेंड हिम। टू ऑफेंड हिम अपीयर्ड अनवाइज, ऐसा बोलने का उतना रिवाज नहीं है। टू इन्फिनिटिव से जनरली सेंटेंस को शुरू नहीं करते हैं। इट अपीयर्ड अनवाइज टू ऑफेंड हिम। तो टू ऑफेंड हिम रियल सब्जेक्ट के लिए यहां इट एज ए प्रोविजनल सब्जेक्ट आया है। इट लुक्स इम्प्रॉपर टू बिहेव लाइक दैट, ये भी वैसे ही सेम सेंटेंस है। ये सही नहीं लगा इस प्रकार से बर्ताव करना। इस प्रकार से टू बिहेव लाइक दैट जो है इसके लिए इट का एक प्रोविजनल सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद में हम जानते हैं कि इफ यानी अगर, और एज इफ यानी मानो की। एज इफ या एज दो का माने होता है मानो की, यानी जैसे कि या मानो की, इस प्रकार से। जैसे इट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस सम क्लॉज विथ इफ, एज इफ एंड एज दो। कोई क्लॉज यानी छोटा सा सेंटेंस जो किसी न किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करता है, तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए उसके पहले इट का इस्तेमाल होता है। जैसे इट विल बी पीटी इफ वी हैव टू आस्क हर टू लीव। ये पिटी का माने है यहां पर अफसोस की बात, दुख की बात। इट विल बी पीटी, यह दुख की बात होगी अगर इफ वी हैव टू आस्क हर टू लीव, अगर हमें उसे जाने के लिए कहना पड़े तो इफ वी हैव टू आस्क हर टू लीव, यानी अगर हमें उसे जाने के लिए कहना पड़ता है तो ये एक दुखी करने वाली या दुख देने वाली, दुखदायक बात होगी। इट लुक्स एज दो वी मे हैव टू गो। इस इट लुक्स, एज दो की जगह आप एज इफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का बिल्कुल सेम मीनिंग है। इट लुक्स एज दो वी मे हैव टू गो, ऐसा लगता है मानो की। इट लुक्स यानी ऐसा लगता है, मानो की वी मे हैव टू गो। हम ये भी कह सकते हैं इट लुक्स एज इफ वी मे हैव टू गो, ऐसा भी कह सकते हैं। मानो कि हमें जाना पड़ सकता है, लाइक दिस। 8वां नंबर है वी यूज इट टू टॉक अबाउट। इट का इस्तेमाल कई बार बड़ा अलग ढंग से भी होता है। जैसे टेलीफोन पर बात हो रही है और अबाउट द पीपल एंड टू टॉक अबाउट आवरसेल्व्स, जब हमको करना होता है दूसरे के बारे में, अपने बारे में बताने के लिए, जब हम उसको देख नहीं सकते, जाहिर है हम टेलीफोन पर किसी को देख नहीं सकते हैं और हम उसका नाम जानना चाहते हैं या अपना नाम बताना चाहता है, तो अगर हमने फोन उठाया, किसी कोई रिंग बजी और हमने फोन उठाते हैं, तो हम कहते हैं हेलो हु इज इट। तो आप यहां से पूछ रहे हैं कि कौन है या कौन बात कर रहा है। हेलो के माने एक सैल्यूटेशन है, नमस्ते जैसा, और हेलो हु इज इट यानी क्या मैं जान सकता हूं कौन है या कौन बात कर रहा है। तो ये देखिए, अब कोई व्यक्ति बात कर रहा है उधर से, वो कोई महिला हो सकती है, कोई पुरुष हो सकता है, लेकिन आप यहां पर इट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये नहीं बोल रहे हेलो हु इज ही, हु आर यू, ये बोलने का भी तरीका नहीं है। हु आर यू भी बोलना एक मैनर के खिलाफ माना जाता है। हु इज इट ये बोलने का रिवाज है टेलीफोन पर। और अगर आपने फोन उठाया तो आप कह सकते हैं नमस्ते मैं जॉर्ज हूं, इसके लिए हेलो इट इज जॉर्ज। इट इज जॉर्ज यानी आप अपने बारे में बोल रहे हैं, हालांकि चूंकि उसने पहली बार आपको जाना है तो आप उसको आई एम जॉर्ज भी बोल सकते हो, इट्स जॉर्ज भी बोल सकते हो, दिस इज जॉर्ज भी बोल सकते हो। तो किसी ने मान लीजिए कि दरवाजे पे नॉक किया और आप तो उसको देख नहीं सकते हो अंदर से, तो हम जनरली कहेंगे कि कौन है भाई। तो अंग्रेजी में कहते हैं हु इज इट, यानी कौन है। अगर मेरी नाम की लड़की वहां से नॉक कर रही है तो वो ये कह सकती इट्स मी। हो सकता है उसकी आवाज से आप पहचान जाओ कि ये मेरी है, तो उसने ये कहना पर्याप्त है कि इट्स मी यानी मैं हूं, या इट्स मेरी यानी मैं मेरी हूं। क्योंकि उसने आपको देखा नहीं है तो वो कहेगी इट्स मेरी। सामने अगर वो आती है, अपना परिचय देना चाहती है, तो ये कह सकती है दिस इज मेरी। तो ये ध्यान में रखना है, यहां पर कुछ
ये अलग ढंग से, अब इसको प्रोनाउन के रूप में कह लो या किसी और ढंग से कह लीजिए या इंट्रोडक्टरी कह लीजिए, ये ऐसा इसका इस्तेमाल है। जनरली जब हम किसी को देख नहीं सकते हैं तो इस प्रकार से इट का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं तो आप दिस भी बोल सकते हैं। जैसे आप खड़े होकर कह सकते हैं दिस इज राधा, यानी मैं राधा हूं। जब हम दूसरों के बारे में बातचीत करते हैं, किसी को पॉइंट आउट करते कि भाई वो फलां फलां व्यक्ति है, पहली बार जब उससे पहचान होती है तो हम ये कह सकते हैं कि लुक इट्स सर पॉल, यानी देखिए यह सर पॉल है, पॉल नाम के व्यक्ति है। तो लुक देखो यह सर पॉल है। अब आप देखिए इट्स सर पॉल, यहां पर आप देख भी रहे हैं लेकिन दूसरे को पॉइंट आउट किया जा रहा है तो इट का इस्तेमाल किया है, इट बोला है। दैट इज सर पॉल वगैरह जनरली नहीं बोलते। हु इज दैट, वो कौन है। आई थिंक इट्स जॉन्स ब्रदर, ये भी कुछ हमको सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन ऐसा रिवाज है कि आई थिंक इट्स जॉन्स ब्रदर, क्योंकि ये पहली बार आप किसी का परिचय करा रहे हैं। देखिए सिंस का एक कंजंक्शन के रूप में कैसा इस्तेमाल होता है, ये थोड़ा सा इट के प्रयोग के साथ हम देखेंगे। अगर कोई मेन क्लॉज, यानी एक जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उसमें दो क्लॉजेस होते हैं, यानी दो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट सा होता है और दूसरा उसके ऊपर निर्भर होता है, तो हम ये चीजें बाद में देखेंगे। लेकिन इसमें यह है कि जो मेन क्लॉज है, जो एक परिपूर्ण सेंटेंस है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है और दूसरा जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में होता है, दूसरा वाला क्लॉज। जैसे देखिए इट इज के बाद पीरियड ऑफ टाइम प्लस सिंस प्लस वो दूसरा क्लॉज जो कि पास्ट में रहने वाला है, पास्ट सिंपल में रहने। इट्स अ मंथ, अब देखिए ये अपने आप में फुल फ्लेज्ड मेन क्लॉज है। इट्स अ मंथ सिंस हिज फादर डाइड। अब देखिए ये इट्स ए मंथ भी कह सकते हो, इट हैज बीन ए मंथ भी कह सकते हो, यानी एक महीना हो चुका है, एक महीना हो गया है उसके पिता की मृत्यु को, लाइक दिस, उसके पिता की मौत को एक महीना हो गया है। इट्स ए मंथ सिंस हिज फादर डाइड। सिंस लगेगा यहाँ पे, फॉर वॉर नहीं लगेगा क्योंकि एक घटना से हम उसको रेफर कर रहे हैं। इट्स 10 इयर्स सिंस शी मैरिड, या शी गॉट मैरिड भी कह सकते हो, यानी 10 साल बीत चुके हैं उसकी शादी हुए। इट इज हार्डली 10 years सिंस द रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड। रिफॉर्म यानी एक प्रकार की रेनिसांस कह लीजिए, सुधार कह लीजिए, रिफॉर्म्स। इट इज हार्डली 10 years सिंस रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड, सुधार को पेश हुए मुश्किल से 10 साल हुए हैं। इट इज अ मंथ सिंस द हॉलीडे बिगेन। अब ये देखिए ये सिंस द हॉलीडे बिगेन, ये सारे पास्ट टेंस में जो डिपेंडिंग क्लॉज है, यानी सिंस के बाद आने वाला जो डिपेंडेंट क्लॉज है दैट इज इन पास्ट टेंस, लेकिन ये सारा के सारा प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि अभी तक का समय बता रहा है इसलिए इट इज ए मंथ कह रहे हैं। इट हैज बीन ए मंथ सिंस द हॉलीडे बिगेन भी कह सकते हो आप, क्योंकि एक समय का वक्फा दिखाया जा रहा है, ड्यूरेशन दिखाया जा रहा है, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, देयर इज नो इशू। कुछ मिसलेनियस सेंटेंसेस देख लेते हैं कि डिस्टेंस बताने के लिए एज, डेट, टाइम, प्राइस, हाइट, इनको दिखाने के लिए। जैसे इट इज 60 माइल्स, यानी इट इज 60 माइल्स यानी 60 मील है। इट इज ₹30, ये किसी का सवाल का जवाब है। इट्स ₹30 यानी यह 30 रुपए का है। शी इज 30, अब ये शी इज 30 जनरली उसकी एज को रिलेटेड है तो वह 30 वर्ष की है। शी इज 5 फीट 2 इंचेस, तो उसकी ऊंचाई 5 फीट 2 इंच है। आई एम 30, अगेन इट्स माई एज। इट इज 30 मतलब उसकी कीमत है। इट इज 7 o'clock, 7 o'clock कहेंगे, 7:30 o'clock वगैरह नहीं कहेंगे, ओ क्लॉक नहीं लगता उसको फ्रैक्शन में। इट इज 7 o'clock यानी अभी 7 बजे है, लाइक दिस। शी इज 50 kg, अब यहाँ kg लिखा हुआ है इसलिए इसके माने है शी इज 50 kg, उसका वजन जो है वो 50 किलोग्राम है। अगर यहां होता है शी इज 50 तो समझ जाते कि वह 50 साल की है। अब इसमें देखिए कि मुझे कितना समय लगा किसी काम को कंप्लीट करने में, उसके लिए इट का इस्तेमाल कैसे होता है, या लगेगा कुछ भी। इट विल टेक मी 3 hours टू रीच देयर।
इट विल टेक मी 3 hours टू रीच देयर। अगेन ये देखिए टू इन्फिनेटिव के साथ हमें एक इंट्रोडक्टरी इट का इस्तेमाल हुआ है। टू रीच देयर विल टेक मी 3 hours की जगह हमने इट लगा दिया शुरू में, विच इज जस्ट अ डमी सब्जेक्ट फॉर टू रीच देयर। टू रीच देयर के लिए ये डमी सब्जेक्ट इट आया है। इट विल टेक मी 3 hours, यानी मुझे 3 घंटे लगेंगे वहां पहुंचने में। टू गेट देयर या टू रीच देयर ये भी कह सकते हो। इट टूक हर 15 days टू लर्न इंग्लिश। उसे अंग्रेजी सीखने में 15 दिन लगे। इट कॉस्ट मी ₹10,000 टू रिपेयर माई कार, यानी टू रिपेयर माई कार कॉस्ट मी ₹10,000 बोलने की जगह हम ये कह सकते हैं कि इट कॉस्ट मी ₹10,000, यानी लगते हैं 15,000 10,000 रुपए का खर्च आता है मुझे कार ठीक कराने में। इट टुक मी 15 minutes टू रीच द स्टेशन। मुझे 15 मिनट लगे स्टेशन पहुंचने के लिए। इट इज गुड फॉर मी टू कीप मम। ये मेरे लिए मुनासिब होगा खामोश रहना। इट इज टाइम टू गो। ये जाने का समय है। ये देखिए ये सब जगह इट का कैसे इस्तेमाल हो रहा है। इट इज बैड टू बोरो मनी, पैसे उधार लेना बुरा है, एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से ये सेंटेंसेस इट के सहायता से बनाते हैं। पर इट ये कोई प्रोनाउन नहीं होता है। अभी 5 बजे है, बाहर गर्मी है, इट इज 5:30 o'clock, ये गलत हो जाएगा। हमें कहना पड़ेगा इट इज 5:30 AM PM जो भी कहना है, या इट इज 5:30, दैट इज राइट, यानी 5:30 बजे है। इट वॉज ट्यूजडे यस्टरडे। इट वॉज ट्यूजडे यस्टरडे, यानी कल मंगलवार था, ऐसा इसका इस्तेमाल होता है। यस्टरडे वॉज ट्यूजडे ऐसा नहीं कहते, और ट्यूजडे वॉज यस्टरडे ऐसा तो कहते ही नहीं है। यस्टरडे इट वॉज ट्यूजडे ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन बेहतर है इट वॉज ट्यूजडे यस्टरडे, और ट्यूजडे का टी कैपिटल होगा बिकॉज इट्स नेम ऑफ ए पर्टिकुलर डे। इट इज गेटिंग हॉट टुडे, आज गर्मी बढ़ रही है। इट विल गेट कोल्ड टुमारो, कल ठंड हो जाएगी। इट इज फॉर यू टू गो। फॉर यू यानी तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है, यहां है कि तुम्हारा दायित्व बनता है। इट इज फॉर यू टू गो, यानी तुम्हें जाना है। इज इट फॉर मी टू कम विथ यू, यानी क्या मुझे तुम्हारे साथ आना है, इस प्रकार का सेंटेंस। इट वॉज फॉर मी टू रीड, यानी मुझे पढ़ना था, वो मैं था जिसे पढ़ना था, इस प्रकार से इसका सेंटेंस का अर्थ है। इट विल बी फॉर हिम टू कम, उसे आना होगा, उसे आना होगा के लिए इट विल बी फॉर हिम टू कम। ही हैज टू कम भी कह सकते हो, लेकिन इट विल बी फॉर हिम टू कम, यानी एक इट का इस्तेमाल कैसा होता है। इट वॉज आई हु कॉल्ड यू, मैं था जिसने तुम्हें बुलाया। इट इज यू हु आर वीपिंग, तुम हो जो रो रहे हो। इट इज यू, ये थोड़ा एम्फेसिस देने के लिए। इट इज द एनिमी हु विल डाई, वो शत्रु है जो मरेगा। परफेक्ट टेंस में भी इसका इस्तेमाल होता है। इट हैज नॉट ऑलवेज बीन सो इन दोज डेज, यानी ऐसा उन दिनों नहीं रहा है हमेशा से, वो दिन हमेशा ऐसे नहीं थे। लाइक दिस, हैज इट एवर बीन सो, क्या कभी ऐसा हुआ है। यहाँ इट का वो समय बताने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। इट हैज बीन ए बोन ऑफ कंटेंशन, यानी ये एक विवाद का विषय रहा है। बोन ऑफ कंटेंशन यानी विवाद का विषय। इट हैज बीन अ टारगेट, मतलब या टॉपिक ऑफ डिस्कशन, लाइक दिस, ये चर्चा का विषय रहा है। इट हैज बीन अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन, इसी भी तरीके से इसका हम अनुवाद कर सकते हैं अंग्रेजी में इट का इस्तेमाल करके। कई बार दिस का इस्तेमाल रेफरेंस टू पीपल के लिए करते हैं। वी कैन यूज दिस एंड दैट एज प्रोनाउन टू रेफर टू पीपल व्हेन वी वांट टू आइडेंटिफाई देम आवरसेल्व्स एंड अदर्स, दूसरे को आइडेंटिफाई करने के लिए, आप खुद की आइडेंटिटी बताने के लिए। तो द एक्सप्रेशन दिस इज, ये जनरली आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के समय ये कहते हैं कि आई एम शरद, या आप ये कह सकते हैं दिस इज शरद। नेवर से माई सेल्फ शरद, माई सेल्फ से कभी भी इंट्रोड्यूस सेंटेंस का नहीं होता है। तो दिस और दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जैसे मान लो कांता नाम की लड़की को बताया जा रहा है कि कांता दिस इज माई फ्रेंड साइमन, तो कांता से मान लीजिए मैं कह रहा हूं या आप कह रहे हैं कि ये मेरा दोस्त साइमन है, दिस इज माई फ्रेंड साइमन। अब जनरली दिस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं बेजान चीजों के लिए,
लेकिन चूंकि पहली बार पहचान हो रही है तो ये रिवाज है कि कांता ही इज माई फ्रेंड साइमन कहने की बजाय दिस इज माई फ्रेंड साइमन। हालांकि आजकल के पार्लेंस में आप ही भी कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो स्टैंडर्ड अंग्रेजी है उसमें पहली बार जब किसी से मुलाकात होती है तो इसी प्रकार से इंट्रोड्यूस किया जाता है। साइमन दिस इज कांता, साइमन को भी बता रहे हो कि भैया ये कांता है तो दिस इज कांता। फोन पे हेलो, इज दैट मिस्टर राम, क्या वो राम है, दिस इज गणेश हियर। फोन पर आप जवाब दे रहे हैं कि हेलो मैं गणेश हूं, इस प्रकार से आपको बताना है। या आपको पूछना है हेलो इज दैट राम, क्या आप राम है या आपसे राम से मेरी बात हो रही है, हेलो इज दैट राम। या आप जैसे पहले भी देखे हैं कि हु इज इट, इस प्रकार से भी बात करते हैं। या जैसे आप अपने आप के बारे में बता रहे हो कि मैं फला फला हूं तो आप कह सकते हैं कि हेलो दिस इज गणेश हियर, यानी मैं गणेश हूं। तो इस प्रकार से दिस इज माई फ्रेंड राम, ये पहले हमने देखा, दिस इज सबकाल। दिस इज माई मदर राधा, इज दैट योर ब्रदर ओवर देयर, क्या वहां पर जो है वो तुम्हारा भाई है। इस प्रकार के सेंटेंसेस हम यहां इस्तेमाल करते हैं दिस का इस्तेमाल करके या दैट का। टाइम फ्रेज, दिस ये शब्द कुछ डेट्स या समय के साथ बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, वीक, मंथ, ईयर। ये उस समय के लिए होता है जो समय या तो चल रहा है या आने वाला है इमीडिएटली, लाइक दिस। तो इसमें देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल बी विथ यू सम टाइम दिस इवनिंग, सम टाइम्स नहीं कहा है, सम टाइम दिस इवनिंग, यानी किसी तो भी समय, दिस इवनिंग यानी आज की शाम मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, आई विल बी विथ यू सम टाइम दिस इवनिंग, यानी आज की शाम किसी समय मैं आपके साथ रहूंगा। जॉन सीम्ड वेरी हैप्पी दिस आफ्टरनून। अब ये देखिए, ये दिस आफ्टरनून जो बोला है, जहां जॉन सीम्ड वेरी हैप्पी दिस आफ्टरनून, यानी आज दोपहर जॉन, जो जॉन नाम का व्यक्ति है, वो बहुत खुश नजर आया। ईशान इज इन जर्मनी ऑल दिस वीक, ऑल दिस वीक का माने है ये पूरा सप्ताह, ऑल दिस वीक। हो सकता है एक आध दिन बीत गया हो सप्ताह का, तो ईशान इज इन जर्मनी ऑल दिस वीक, ईशान पूरे इस सप्ताह में जर्मनी में है। ही मेट मी दिस मॉर्निंग, आज की सुबह, दिस मॉर्निंग, ये इस प्रकार से आप सेंटेंसेस कह सकते हैं, आज की मॉर्निंग की बात हो रही है। तो आप दिस ईयर, दिस मंथ, इस प्रकार से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां मैं इसको समाप्त कर रहा हूं, और अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल and share your comments so that I can make some improvements in this. With this, I conclude. Thank you very much.